नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूचियों के बारे में, और उसके बाद भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में भी हमने किसके बारे में जाना था, अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में जाना था। 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने जाना था कि भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ थीं, जिनमें से हमने पहली अनुसूची से लेकर 7 अनुसूची तक कल की क्लास में पढ़ा था। पहली अनुसूची में भारत संघ, केंद्र शासित प्रदेश व उसके संघ क्षेत्र नाम में परिवर्तन वगैरह के बारे में बात की गई थी। साथ ही हमने जाना था कि अगर कोई नए राज्य की स्थापना या नाम में परिवर्तन किया जाता है कभी, तो संशोधन आर्टिकल में नहीं किया जाएगा बल्कि अनुसूची 1 में किया जाएगा। तो ये हमने जाना था। अनुसूची 2 में हमने जाना था वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में। तो किन को अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन, पेंशन, भत्ते दिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और साथ ही विधान परिषद के अध्यक्ष वगैरह को, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, और हमने जाना था कि एक्ट वगैरह को, इन सभी को अनुसूची 2 के माध्यम से वेतन, पेंशन एवं भत्ते दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। और तीसरी अनुसूची में हमने जाना था शपथ यानी ओथ के बारे में, जिसमें राज्य मंत्रियों के बारे में, जैसे सांसद, एमएलए, विधायक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और साथ ही कैग के शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में बात की जाती है जनसंख्या के अनुपात में, यानी जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी राज्य से सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। राज्यसभा में कितनी आती है? 31 सीटें। और इसके बाद हमने जाना था 31 सीट आ गई। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से 233 सीटें आती हैं और बाकी जो 12 सीटें बची उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से। 5वीं अनुसूची में हमने जाना था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का नियंत्रण प्रशासन के बारे में बात की गई 10 राज्यों में। अनुसूची 6 में जाना था अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनमें एक स्वायत्त जिला परिषद वगैरह होती है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भाग लेते हैं, और एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बाकी 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और जिनका कार्यकाल यानी टेन्योर राज्यपाल की प्रसाद पर रहता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक रहता है। और 7वीं अनुसूची में जाना था 7वीं अनुसूची में केंद्र पर राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है 3 सूचियां बनाकर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनके बारे में अच्छे से जाना था। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं 8वीं अनुसूची से। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे अनुसूची 8। इसमें भाषा यानी आधिकारिक भाषा के बारे में बात की जाती है। हमारा मूल संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को, तब मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी, तो इनके बारे में भी जानेंगे। पहले देख लेते हैं मूल संविधान में 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। जैसे संस्कृत, उड़िया, साथ ही तमिल, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, तेलुगु, असमिया और उर्दू। तो ये 14 भाषाओं को हमारे मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान में 14 से बढ़कर कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं।
तो 15वीं भाषा ये कब जोड़ी गई? 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, जिसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हो गई हैं। 15वीं को जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत, और साथ ही 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी, तो 18 हो गई हैं। अब बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था, इन 4 भाषाओं को। तो 18 और 4 कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई हैं हमारी वर्तमान संविधान में, और इनको आपको कौन सी कब जोड़ी गई ये भी आपको पता लग गया है। अब आते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 5, 6 और 5 11 हैं वर्तमान में। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब होता है यानी जो भाषा जो है 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होती है, उसको जो है दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है या दे दिया जाता है। तो तमिल भाषा को जो है 2004 में बनाया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और साथ ही मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमियन को 2024 में। तो कुल मिलाकर जो है 6 और 5 कितने? 11 भाषाएं हो गई हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो अनुसूची 8 हो गई है क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 9 तो हमारे मूल संविधान में नहीं थी, तो इसको कब जोड़ा गया था? इसको कब जोड़ा गया था? इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था, जब भारत में जो है संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो उस समय इसको जोड़ा गया था। और साथ ही जो संविधान सभा थी, इसने जो है अंतरिम संसद के रूप में जो है कब तक कार्य किया था? 1950 से लेकर 1951 तक कार्य किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अनुसूची, इसको जो है आपको पता लग गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया, और इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बात की जाती है। कितने? भूमि सुधार के बारे में, और इससे संबंधित जो है 284 विषय शामिल हैं। याद रखें दोस्तों, 284 विषय जो इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जो अनुसूची 9 है, ये जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, मतलब इसमें कहा गया है 9वीं अनुसूची को लेकर जो है आप कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है जो कार्य जो है लोकहित में किया जाएगा, उसके लिए जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या मतलब है? इसमें दोस्तों ऐसा है, यानी आपने देखा होगा किसी के खेत से नहर निकलती है, किसी के खेत से रोड निकलता है, तो इससे जो है सभी का फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस मामले को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारी ज़मीन जो है सरकार ज़बरदस्ती ले रही है। तो इसलिए ये कहा गया है अनुसूची 9 जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, और इसमें भूमि सुधार के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अनुसूची 10 आपको समझ आया होगा, कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, और भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित 284 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 10 भी देख लेते हैं। अनुसूची 10 की बात करेंगे तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, और इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बात की गई है। मतलब इसमें कहा गया है जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, तो उसका कोई भी सांसद या विधायक जो है अपनी पार्टी छोड़कर जो है किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसका पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्य रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि केवल वह अपनी पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में ही जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्यों इस अनुसूची को जो है क्यों जोड़ा गया था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में एक सिरसा विधानसभा हुआ करती थी, उसमें जो है एक गयालाल थे। क्या थे? एक गयालाल थे, जो अपनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो है आते जाते रहते थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है उनको जो है ये अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। तो ये 10वीं अनुसूची हो गई। अब 11वीं अनुसूची की हम बात करने वाले हैं। कौन सी अनुसूची की? 11वीं अनुसूची की जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी? इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था,
और इसमें जो है पंचायत राज के बारे में बात की गई थी और पंचायत राज से संबंधित इसमें 29 विषय जो है शामिल किए गए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो अनुसूची 11 है, इसमें किसके बारे में, पंचायत राज के बारे में बात की गई है, सीधी सी बात है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। अब यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, यानी जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया और साथ ही 23 दिसंबर 1992 को जो है राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। इसके बाद जो है 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम जो है ये क्या हो गया, बन गया और लागू कब हुआ था, ये प्रथम राज्य था लागू करने वाला MP। यानी ये आपको याद रखना है, ये अधिनियम कब बना था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1993 में जो है अधिनियम बन गया था जब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, राजस्थान है। यानी जो पंचायत राज व्यवस्था है इसको बगदरी गांव में, यानी राजस्थान का नागौर जिला है और नागौर के बगदरी गांव में जो है लागू की गई थी और प्रथम राज्य बन गया था पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला। पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला कौन सा था, मध्य प्रदेश था। तो ये आपको दोनों बातें अलग अलग याद हो गई होंगी। अब अनुसूची 12 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें नगरीय प्रशासन यानी नगर पालिकाएँ या नगर पालिकाओं के बारे में बात की जाती है, जिससे संबंधित 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, कब, तो ये आपको याद रखना है, इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिकाएँ यानी म्यूनसिपालिटीज से जो है संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है और 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, अनुसूचियों वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इससे आगे की हम बात जो है अगली क्लास में करेंगे, यानी कल की क्लास में हम जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जान लेंगे। तो साथ ही दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।